हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। और हम लोग एक पर्टिकुलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हाई वेटेज वाला जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो क्या है? कैलकुलस। देखो, अगर हम लोग पूरा 80 मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे तो सीबीएसई एग्ज़ाम में 35 मार्क्स कैरी करता है पूरा कैलकुलस, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 43.75%, देखो 43.75%, लगभग 44% नियरली। तो एक बहुत ही हाई वेटेज पोर्शन है। बट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैलकुलस में डर लगता है। इम्पॉर्टेंट है, करना भी होगा, क्योंकि तुम लोग को अगर अच्छा मार्क्स अचीव करना है तो इस पोर्शन को अच्छे से करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आता है स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में, उसमें ऐसा नहीं है कि तुम इसके साथ किसी और पार्ट को तुम मतलब और के हिसाब से कर सकते हो, नहीं। हमेशा अगर कोई क्वेश्चंस और रहेगा, मतलब ऑप्शनल रहेगा, तो इसके साथ ही ऑल्टरनेट रहेगा ना, कैलकुलस के साथ ही कैलकुलस ऑल्टरनेट रहेगा। तो कोई तुम्हारे पास चांस ही नहीं है कि तुम इसको छोड़ के कर जा सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट बात है कि कैलकुलस का जो डर है उसको हम लोग को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि कैलकुलस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो इसको अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, ठीक है। और कुछ कंसेप्चुअली भी तुमको स्ट्रांग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। मतलब 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको छोड़ के तुम इसको अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। बट मैं इस पर्टिकुलर मैटर को मैं साइड में रख के मैं थोड़ा सा कुछ अलग बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड है, बोर्ड से एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और हम लोग को अच्छा मार्क्स ले आना है और उतना अच्छा हम लोग नहीं है कैलकुलस में, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम विदिन 2 मंथ कैलकुलस में बहुत अच्छा हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स अच्छा आने का चांसेस होगा। और जिन लोग ऑलरेडी इसको पढ़ लिया बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनका भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। जो मेरा प्लानिंग है इस पर्टिकुलर पोर्शन को लेके इस वीडियो में, ठीक है। देखो, आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले जो समझाता हूँ कि पूरा जो कैलकुलस है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, डिटेल में उसका एनालिसिस मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला तो एक बात क्लियर हो गया कि टोटल मार्क्स आएगा 35, ठीक है। अभी देखो, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट दिखाता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस में देखो, मैं इसको रेड कलर से नोट कर दूंगा, पॉइंट कर दूंगा। तो देखो, इसका बेसिकली मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, मैं उसको बाद में दिखा रहा हूँ। तो पहले एक पार्ट देखो और सेकंड पार्ट को मैं बाद में दिखा रहा हूँ। देखो, जो पहला पार्ट है ना, उसका नाम मैंने दिया डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल जो कैलकुलस है इसको मैंने मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड पार्ट है एओडी, ओके। अब देखो, इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में मैक्सिमम डर लगता है कि अच्छा, जितना भी तुम पढ़ लो तुमको लगता है कि डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। और कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिमाग में ऐसा भी डर आ जाता है कि बहुत सारा मार्क्स इधर से आएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी नहीं भी आता है तो भी वो कैलकुलस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि रियलिटी ऐसा ही है। क्योंकि देखो, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है, इसका जो मतलब जो कंटेंट है वो आगे नहीं काम करेगा, मतलब उसका कोई हेल्प नहीं होगा आगे वाला जो क्वेश्चंस होगा, मतलब होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, लाइक डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो एक अलग चैप्टर है, इसके साथ बाकी चैप्टर्स का कोई कनेक्शन नहीं है,
ठीक है। तो अगर तुमको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको छोड़ दो। मैं पूरा कोर्स में पढ़ाऊँगा, एग्ज़ाम से पहले मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊँगा, कंसेप्ट समझाऊँगा, तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं है। तो पहले देख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में कितना मार्क्स है। देखो मैं प्रॉपरली बता देता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है टोटल, इसमें से 2 MCQ क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है। मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो 2 MCQ अगर आएगा तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, बट जनरली वो लोग जो देते हैं उनमें क्या आता है 1 MCQ, ठीक है। वो आइदर कंटिन्यूटी से भी आ सकता है या तो डिफरेंशिएबिलिटी से आ सकता है, किसी एक से आएगा, दोनों से आने का चांसेस बहुत लेस है। और इसके साथ एक 2 मार्कर का क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 मार्कर। तो बेसिकली मैंने जो बोल रहा हूँ मैं, एक MCQ आएगा इधर से और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पोर्शन हो सकता है कि जो 1 मार्क है वो कंटिन्यूटी से आया, जो 2 मार्क है वो डिफरेंशिएबिलिटी से आया। उल्टा भी हो सकता है कि 1 मार्कर आया डिफरेंशिएबिलिटी से और 2 मार्कर आया कंटिन्यूटी से। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों का रिलेटेड क्वेश्चन है और 2 मार्कर कंटिन्यूटी से आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इधर से मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं और भी प्रिसाइजली बोलूँ 3 to 5 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता, बट फिर भी मैंने इसको ज़्यादा बोल दिया, 3 मार्क्स ही आएगा मेरे हिसाब से, एक MCQ और एक 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। तो ज़्यादा डरने का बात नहीं है, तो तुम मान के चलो कि इसमें 3 मार्क्स आएगा, ओके। नेक्स्ट मैं आता हूँ देखो डिफरेंशिएशन पर। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और सेकंड पार्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मार्क्स बहुत कम है, बट फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर तुमको कैलकुलस में अच्छा बनना है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तुमको अच्छे से आना चाहिए। अब इसके अंदर में बहुत सारा सब टॉपिक है, मैं उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बात करूँगा, बट जनरली इसमें जो क्वेश्चंस आएगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो MCQ क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक MCQ आएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर से, मैक्सिमम चांसेस 1 MCQ, ठीक है, और एक 2 मार्क और एक 3 मार्क, बस इतना ही आएगा। अब देखो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये 2 मार्कर का जो क्वेश्चन है अगर ये आ गया तो शायद हो सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ये और में आ सकता है। मतलब मान लो कि इसमें 2 MCQ आ गया डिफरेंशिएबिलिटी में या कंटिन्यूटी में, और उसके साथ एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आया, एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आया जो और रहेगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन के साथ। मतलब इधर से एक 2 मार्कर और इधर से एक 2 मार्कर, और दोनों में और ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमको एक ही करना है, बट मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना क्या क्या हो सकता है। और जो सेकेंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर का, ये 100% कन्फर्म क्वेश्चन है, या तो फर्स्ट ऑर्डर का भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। तो अब बट मैक्सिमम चांसेस है सेकेंड ऑर्डर का आने का, ओके। सो 1 MCQ, 1 2 मार्कर एंड 1 3 मार्कर, बेसिकली यही है इसका पैटर्न, ठीक है। तो कुल मिला के तुम अगर देखोगे टोटल 3 to 5 6, तो इसको 5 में मतलब और में रहेगा ना, तो 5 मान के चलो, क्योंकि इसके साथ और में रहेगा। अब देखो तो दोनों मिला के अभी आ गया 8 मार्क, ओके। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ AOD पर। AOD में तो सबसे ज़्यादा डर है, ठीक है ना। AOD और उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम, इसमें तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम डर लगता है कि नहीं होगा मुझसे। बट देखो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। पहले देखो जो सबसे बड़ा वाला जो मार्क्स आने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स, पहले मैं वो बता देता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम से 4 मार्क, ये सबसे ज़्यादा चांसेस है आने का, ठीक है।
एक 4 मार्कर का केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, वो केस बेस आएगा मैक्सिमा मिनिमा से। ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजरर से नहीं आ सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत ही हाई चांसेस है मैक्सिमा एंड मिनिमा से आने का। अगर मैक्सिमा मिनिमा से 4 मार्कर आ गया तो बाकी 2 चैप्टर से क्या आएगा, अभी यही तो हम लोग को क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। तो देखो जनरली क्या होता है, इसमें एक MCQ आएगा यहाँ से। कौन सा चैप्टर से आएगा ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि रेट मेजरर से आएगा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आएगा या मैक्सिमम मिनिमम से आएगा। हाई चांसेस है रेट मेजरर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आने का 1 मार्कर। और जो भी चैप्टर 1 मार्कर में कवर होगा उस चैप्टर को छोड़ के बाकी जो और एक चैप्टर बचा हुआ रहेगा ना, उधर से आएगा 2 मार्कर, मतलब 1 MCQ एंड 1 2 मार्क। ओके, तो 1 MCQ प्लस 1 2 मार्क क्वेश्चन, तो दोनों मिला के कितना हो गया 3, और एक तुम्हारा हो गया मैक्सिमम मिनिमम का 4 मार्क, मतलब 7 मार्क। 7 मार्क आ सकता है पेपर में, या तो इधर से 2 MCQ बन सकता है, मतलब 2 MCQ दे दिया प्लस एक 2 मार्कर दे दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है तुमको 3 चैप्टर ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंटरचेंज भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम से ही 4 मार्कर आना चाहिए, जनरली ऐसा होता है, बट वो लोग चाहे तो पैटर्न को चेंज करके 4 मार्कर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या रेट मेजर से भी दे सकता है, तब बाकी जो पैटर्न है वो इंटरचेंज हो जाएगा। बट जो मोटा मोटा जो मैं बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, टोटल जो मार्क्स है वो 7 to 8 में ही वैरी करेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा, कंटिन्यूटी से आएगा 3 मार्कर, मतलब टोटल 3 मार्क्स, और डिफरेंशिएशन से 5 मार्क्स, और यहाँ से ऑन एन एवरेज 7 to 8 मार्क्स। ओके, तो सबको मिला के कितना होता है 8 + 7 15 to 16, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा टोटल 15 और 16, 15 to 16। मैं जो बता रहा हूँ ऐसे आएगा क्वेश्चन, चिंता करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो आउट ऑफ 35 डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग को 15 मार्क्स ऑलरेडी हो गया, तो कितना बचा हुआ है अभी 20। तो अभी तो हम लोग आते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को, इंटीग्रल कैलकुलस। देखो इसको मैंने पार्ट 2 में रखा। इंटीग्रल कैलकुलस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इसमें प्रेडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा। जैसे जो डिफरेंस मतलब जो पहला मॉड्यूल था ना डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा था और मार्क्स बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट। हाँ, मतलब तुम बोल सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस में आऊँगा तो इसमें थोड़ा सा आसान है कि कौन सा जगह से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। पहले देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पहले मैं आता हूँ एरिया अंडर द कर्व, सबसे जो आसान चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो इसमें जनरली क्या होता है कि एक 5 मार्कर का क्वेश्चन इधर से आ जाता है, 1 5 मार्क क्वेश्चन, ओके, एक 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है इधर से, और एक 5 मार्क आ जाता है प्लस एक MCQ भी आने का चांसेस बहुत हाई है, नहीं भी दे सकता है बट जनरली आता है। सो 1 MCQ, तो दोनों मिला के 6 मार्क्स तो इधर ही हो गया। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व को तुमको 5 मार्कर के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है उसके हिसाब से, और एक MCQ के लिए। अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। इसमें देखो जनरली एक MCQ आता है ऑर्डर एंड डिग्री या कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ऐसे कुछ बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन। अगर सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा है तो 2 MCQ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है बट चांसेस वेरी लेस है। तो एक MCQ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
बट जो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो एक 3 मार्कर का और एक MCQ, तो कुल मिला के 4 to 5। अब देखो जो 3 मार्कर का क्वेश्चन होगा ना, इसको तो प्रेडिक्ट करना और भी आसान है। जो 3 मेथड ऑफ तुम्हारा मेथड्स होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेशन एंड लीनियर, उसमें से 2 क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें और रहता है एक के साथ और एक, तो किसी 2 आएगा, आइदर वेरिएबल सेपरेशन के साथ होमोजीनियस या तो वेरिएबल सेपरेशन के साथ लीनियर या तो होमोजीनियस के साथ लीनियर, इंटरचेंज करके आएगा ना। 2 सेम तरीके का क्वेश्चन अपने आप में ऑल्टरनेट नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों होमोजीनियस का क्वेश्चन में और दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आएगा और तुम लोग को करना है एक, तो कंपेरेटिवली आसान है ना क्योंकि तुमको पता है कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको प्रिपरेशन करना है। तो इसमें आएगा 4 to 5। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मार्क्स भी आएगा ठीक ठाक, नॉट मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से तो बहुत कम ही लगेगा तुम लोगों को, बट हाँ पूरा कैलकुलस के हिसाब से ठीक ठाक मार्क्स आता है। तो देखो इसका 2 पार्ट है, एक है इंडिफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट, ठीक है। अभी देखो ज़्यादा चांसेस होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चंस आने का, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिफिनाइट से कम होता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन पैटर्न जो फॉलो होता है 2 MCQ आएगा दोनों मिला के, ठीक है। मैं इसमें ऐसा डिवीज़न नहीं करूँगा कि इंडिफिनाइट और डेफिनाइट, क्योंकि उसमें तुम लोग को प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को इंडिफिनाइट नहीं आता है तो उसको डेफिनाइट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों ही चाहिए, तो हम लोग इसको एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं। तो 2 MCQ आएगा। अभी हो सकता है कि एक MCQ फ्रॉम इंडिफिनाइट और एक MCQ फ्रॉम डेफिनाइट, या तो 2 MCQ फ्रॉम डेफिनाइट, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, बट 2 MCQ आएगा 100% कन्फर्म है आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें एक पॉसिबिलिटी होता है कि आइदर एक 2 मार्कर आएगा और साथ में 2 3 मार्कर आएगा, एक पॉसिबिलिटी होता है, या तो 2 मार्कर का कोई क्वेश्चन नहीं आया और 3 मार्कर का आ गया, 3 मार्कर का क्वेश्चन 3, तब तुमको लगेगा पेपर में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन दिख रहा है, ठीक है ना। बट ऐसा हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो 3 मार्कर 3 क्वेश्चन और 0 2 मार्कर, कोई 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, और जो मैंने और में लिखा वो भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन में, टोटल कितना हुआ। अच्छा पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना हुआ है। तो इसमें 2 और इसमें अगर 2 3 मार्कर आ जाएगा तो अच्छा 1 2 मार्कर एंड 2 3 मार्कर, मतलब 6 to 8 और इधर 9। तो अगर तुम ऐड करोगे आइदर 10 या तो 11, अभी तक मैंने जितना बताया इसमें क्या आ गया 10 और 11, ठीक है। तो अभी देखो तीनों पोर्शन को ऐड करके देख लो, 10 इधर से 4 और इधर से 6, 20 हो गया ना 20, या तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब अगर इधर से 1-2 मार्क्स ज़्यादा आ गया तो डिफरेंशियल कैलकुलस से कम आ जाएगा, बट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मैंने वही बता दिया, ठीक है। तो 20 और देखो पहले मॉडल में मैंने 15 बताया था, 15 to 16, तो नियरली 20 से 21 मार्क्स तुम लोग को दिख जाएगा फ्रॉम इंटीग्रेशन, मतलब टोटल मिला के इंटीग्रल कैलकुलस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम बोलोगे कि अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसे सोचता है कि अगर मैं इतना टेंशन लेने की जगह में अगर मैं 10 मार्क्स छोड़ दूँ तो क्या प्रॉब्लम है ना। कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर मैं 80 मार्क का जो पेपर होता है उसमें से पहले अगर मैं 10 मार्क छोड़ दिया तो पूरा इंटीग्रेशन का झमेला ख़त्म, मेरा पेपर बन जाएगा 70 का, बट इतना टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो
मतलब टॉपिक्स है उसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है, अगर तुमने 10 मार्क इंटीग्रेशन छोड़ने के लिए सोचे हो ना, तो एग्जैक्टली तुम 10 नहीं छोड़ रहे हो, तुम छोड़ रहे हो 20। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि देखो अगर तुम इंटीग्रेशन छोड़ दिया तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। 1-2 मार्क तुमको मिल सकता है फॉर स्टेप मार्किंग, अदरवाइज तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर सम पॉइंट तुमको इंटीग्रेट ही करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबको पता चल गया जो जो अभी तक पढ़े हो। और एरिया अंडर द कर्व पूरा इंटीग्रेशन का ही खेल है। तो बेसिकली कहने का मतलब है इंटीग्रेशन जिसको आता है उसको 20 मार्क्स आने का चांसेस ज़्यादा है, और जिसको नहीं आता है 0। ठीक है, तो बेसिकली तुम 20 छोड़ रहे हो। तो पहले दिमाग में क्लियर कर लो कि तुम इंटीग्रेशन छोड़ने का मतलब 10 मार्क नहीं है, मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से 20 है। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। तो देखो अभी तुम लोगों को दिमाग में लग रहा है कि इस पर्टिकुलर जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इसका मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम तो ऐसे भी पढ़ के जा सकते हैं ना। देखो अगर तुम पहले से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा कि हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न ये रहेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मार्क्स ऐसा रहेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे जैसे मैंने दिखाया ना कि एरिया अंडर द कर्व में ओनली 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, तो बेकार में हम लोग 2 मार्कर का क्वेश्चन के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, 3 मार्कर के लिए नहीं लगाएंगे ना। तो ये तो एक एडवांटेज है ना। और 4 मार्कर के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और पूरा कैलकुलस से केस बेस्ड क्वेश्चन बजट में एक ही आएगा। जो पूरा मार्क्स का बजट है उसमें एक ही मिलेगा तुमको पूरा कैलकुलस से केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और वो कहाँ से आ सकता है, आइदर मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजरर। एओडी से आएगा, ये 100% कन्फर्म है, और उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज मतलब हाई परसेंटेज है आने का मैक्सिमा एंड मिनिमा से। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग इस पूरा जो मेरा कोर्स होगा ना, जो मैं लेकर आ रहा हूँ, आज मेरा स्टार्टिंग वीडियो है जिसमें मैं तुम लोगों को पूरा दिखाना चाहता हूँ कि एनालिसिस पूरा सब्जेक्ट मैटर कैसे आएगा, किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, इसके बारे में। तो आगे जब हम लोग मैं जब पढ़ाऊँगा इस पूरा जो मैंने मॉड्यूल बताया ना, ये पूरा मॉड्यूल को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसका वीडियो आता रहेगा। तो मेरा जो बोलने का मतलब है कि अभी इस पर्टिकुलर जो कोर्स है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या रहेगा। अब बहुत सारे के दिमाग में एक सवाल आ रहा है ना कि टाइम बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग कैसे पूरा सिलेबस को निपटाएंगे, ये तो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो कुछ तरीका होगा ना इसको करने का, क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है कैलकुलस, 35 मार्क्स, 44% वेटेज। तो ये तो इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या होगा, हम लोग पूरा जो सिलेबस है कैलकुलस का, इसको हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग को अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस देना है अप टू सम लिमिट, एंड प्रैक्टिस करना है जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है, जो पीवाई को बार बार दिया है, जो कंसेप्ट बार बार एग्ज़ाम में आता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उस टाइप को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप इसमें तुम लोग को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना वो दिमाग में बैठ जाएगा। देखो 3 टाइप का स्टूडेंट्स होता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ हो गया है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देखोगे डे बाय डे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं इतना तुम लोग को एश्योरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, जो सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट है वो बीच का सिचुएशन में है, उसका कुछ कुछ टॉपिक हो गया तुम्हारा कैलकुलस से, बट उनका उतना आइडिया क्लियर नहीं है, उतना क्लैरिटी नहीं है कि पूरा सिलेबस में क्या है, किधर से कितना मार्क्स आएगा, उतना पिक्चर क्लियर नहीं है।
इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैलकुलस मैंने पढ़ लिया बट मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस है। उनका दिमाग तो बहुत ही कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूज़न में भरा हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा। मैं बिलीव करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिचुएशन बीच वाला में ही है, मतलब पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया या थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया बट क्लियरिटी नहीं है। उनको लगता है कि मैं एग्ज़ाम में जाकर हो सकता है कि इंटीग्रेशन को मैं पहचान लिया कि कैसे होगा, स्टार्ट भी कर लिया, बीच में जाके मैं रुक जाऊंगा, या तो मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा प्रोसेस में होगा। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट उसको सॉल्व करके निकाल गया, ऐसा नहीं है। मैं उसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन जगह तुम लोग जाके अटक सकते हो, है ना, कौन जगह में तुम जाके रुक सकते हो, तुम्हारा पेन नहीं चलेगा। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा, और कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को कैसे हम लोग को सोचना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को देख के हम लोग कैसे सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग थिंकिंग प्रोसेस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ओके। और जो थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट है ना, मैंने 3 टाइप बताया था, थर्ड टाइप स्टूडेंट का मन में ऐसा चल रहा है कि कैलकुलस मैं बिल्कुल नहीं कर सकता और अभी तक उतना किए भी नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर देखे हैं बट उतना पास में नहीं गया है। मतलब इतना डर है उनके दिमाग में कि वो खोल नहीं पा रहा है बुक। उनको तो उसको पता है 35 मार्क्स है, बहुत ही हाई वेटेज है, करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, सब कुछ पता है, बट फिर भी वो खोल नहीं पा रहा है बुक। उनके लिए क्या होगा, मैं जब इस पर्टिकुलर एक मतलब ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ाऊँगा और एक अप्रोच से पढ़ाऊँगा, तो उनके लिए एक अच्छा फील होगा कि हाँ, इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम एग्जैक्टली मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ के अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर जाएंगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप का जो आइडिया वो बहुत हेल्प करेगा इन तरीके का जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो और मेरा जो मतलब जो पूरा जो मैं कोर्स में जो पढ़ाऊँगा उनमें मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ एंड जो सैम्पल पेपर है वही सबसे बेस्ट मटेरियल है जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चंस बनाए हैं बोर्ड ने, है ना, जो लोग क्वेश्चन बनाएगा उनका ही मटेरियल है, तो बहुत ही लॉजिकली है ना कि चांसेस बहुत हाई है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग को दिखेगा एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है PYQs एंड सैम्पल पेपर। तो एक बार समझ में आ गया ना, ठीक है। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग ज़्यादा बात करेंगे जिसके बारे में सॉल्विंग प्रोसेस। मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में जब आऊँगा मैं उसको सॉल्व करने के टाइम में बताऊँगा कि क्वेश्चंस क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है और इस क्वेश्चंस को हम लोग को कितना जल्दी करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। और जो लास्ट पार्ट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है ना वो बेसिक्स के ऊपर ही होता है। अगर किसी का बेसिक्स बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो लोग निकाल लेंगे क्वेश्चंस, बट जिनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है वो लोग जाके अटक जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो इसलिए हम लोग बेसिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जीरो लेवल से हम लोग अप्रोच करेंगे कि एक क्वेश्चन को देखने के बाद, मतलब एक कैलकुलस को क्वेश्चन जब हम लोग एग्ज़ाम में देखते हैं तो जो फास्ट रिएक्शन हम लोग को दिमाग में आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको हम लोग सोचेंगे, कैसे उसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात होगा, प्रैक्टिस होगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं जो भी बात कर रहा हूँ और जो भी मैं बताऊँगा सब कुछ रिलेटेड होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में ज़्यादा होगा,
ऐसा नहीं है कि मैं बोलता ही रहूँगा और कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। मेनली हम लोग जो भी बात करेंगे रिलेटेड टू क्वेश्चन सॉल्विंग, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हम लोग सारा कुछ बात भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम लोग को करना क्या है। और ऐसा बात दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि डे बहुत कम हो गया है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। टाइम बहुत टाइम है। जो एग्ज़ाम का डेट है वो मार्च है, मैथ्स का पेपर का बात कर रहा हूँ। और उससे पहले जो फरवरी में जो पेपर है वो बहुत ही टाइम, मतलब तुम लोग को टाइम मिलेगा, तो बीच बीच में गैप भी है। तो ऐसा नहीं है कि तुम फरवरी का बीच से ही तुम्हारा पूरा टाइम जैम हो गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारा बीच में गैप भी है। अगर तुम पूरा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम जो थॉट प्रोसेस है उसमें नेगेटिविटी को मत ले आओ। सोचो डे बाय डे का वर्क के बारे में कि हम लोग को नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करो। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग करो कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर्स मेरा अच्छा है, क्या क्या मेरा उतना अच्छा नहीं है, उसके बारे में एक अच्छे से आइडिया लगा दो, उसको लिख लो पेपर में और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप सभी का एक स्ट्रेंथ होता है। तो पहले मैथ्स के रिलेटेड में बात कर रहा हूँ। मैथ्स में जो चैप्टर्स क्लास 12 में है बोर्ड्स में, तो उसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन कौन चैप्टर है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो। जैसे मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बहुत आसान लगता है, प्रोबेबिलिटी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है। तो ऐसे जो मॉड्यूल है उसका मार्क्स देखो और उसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ देखो, तो उसके हिसाब से तुम प्रिपेयर करो तो और भी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जो उतना अच्छा नहीं है, अगर मान लो कि तुम्हारा प्रिपरेशन उतना अच्छा लेवल में नहीं गया बट फिर भी तुम उसको बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो पहले देख लो कि तुम्हारा अभी तक कौन कौन चैप्टर में अच्छा हुआ है और कौन कौन चैप्टर में उतना अच्छा नहीं हुआ है। दोनों को पार्ट कर दो। जो चैप्टर अच्छा हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कम करो और जो चैप्टर उतना अच्छा नहीं है उसमें ज़्यादा फोकस करो, है ना। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा धीरे धीरे बेटर फील करोगे। मेनली सब कुछ बात अल्टीमेटली आ जाता है कॉन्फिडेंस पर। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिर जाएगा तो एग्ज़ाम ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते रहोगे तो एग्ज़ाम में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के बाहर है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है जिनको उतना अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं था एग्ज़ाम से पहले, बट एग्ज़ाम के बाद जो मार्क्स आया वो देख के उनको ही बिलीव नहीं हुआ कि इतना अच्छा मार्क्स कैसे आ गया मैथ्स पर। तो ऐसा होता है। तो बेसिकली इसमें कुछ ख़राब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि उनका ऐसे ही या ज़्यादा मार्क्स आ गया, बात ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही मार्क्स मिल गया। बेसिकली क्या है ना, जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो बहुत डर लगता है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम देने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि जो आंसर हम लोग निकाल के आए हैं क्या सही है या गलत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहता है जो नोन नहीं रहता है एग्ज़ाम में, उसका जो डेटा है ना वो थोड़ा सा अननोन होता है। तो घर में जब तुम करते हो ना तो आंसर मैच हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग में आ जाता है अच्छा इसका आंसर कुछ ऐसा था, अच्छा डेटा आया था ना, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। बट बोर्ड्स का एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस का जो डेटा होता है वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने बनाया है डेटा को, मतलब उन्होंने अपने से दिया है ना, तो इसलिए बुक के डेटा से मैच नहीं होता। तो कभी कभी तुम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर शायद मेरा गड़बड़ हो गया तो मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली तुम सही तरीके से किए हो, शायद तुम्हारा आंसर भी सही आ गया तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा हो जाता है, ठीक है। मेन बात यही है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा इतना मत सोचो कि मेरा अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, अगर मैंने 200 क्वेश्चन कर लिया तो मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में कितना क्वेश्चंस, मतलब जो कंसेप्ट है वो कितना अंदर घुसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। अगर तुम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब दिल से अगर उसको फील करोगे तो वो अच्छा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब पढ़ोगे कोई भी चैप्टर्स या कोई भी टॉपिक्स तो ज़्यादा इसके बारे में सोचो कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रहा है और फोर्सफुली नहीं, उसको तुम बहुत ही प्यार से पढ़ के जा रहा है ना, मतलब बहुत अच्छे से विदाउट टेकिंग स्ट्रेस। तब क्या होगा, वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। और अगर तुम उसको फोर्सफुली डालोगे ना
तो उतना ज़्यादा नहीं बैठेगा और तुमको लगेगा कि मैं बार बार भूल रहा हूँ। तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है, ये नॉर्मल है, तो इसके बारे में उतना सोचने का नहीं है। अभी कंसंट्रेट करो, स्टेप वाइज, डे वाइज, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट मेरा नहीं हुआ है उसको आगे कैसे करना है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मीट करेंगे तो मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा, जो चैप्टर मैंने इधर दिखाया सिलेबस में, तो मैं डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा। बट इम्पॉर्टेंटली मैं सभी स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के मैं कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग चैप्टर में किसी को ख़राब लगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक और आगे बहुत ही काम में आने वाला टॉपिक डिफरेंशिएशन, मैं उधर से स्टार्ट करूँगा। और एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस मतलब हाईली चांसेस है आने का, उस टाइप का क्वेश्चन ही मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा विथ कंसेप्ट। ओके, तो ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सब लोग नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसके लिए थोड़ा सा घर में जितना पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मेरे साथ बहुत आसान बनेगा। और डरने का कोई बात नहीं है, कैलकुलस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आगे वीडियो देखो और मुझे अच्छे से फीडबैक बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, ठीक है। चलो बाय।